अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। 6 जनवरी 2026 मैनहट्टन न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में एक आदमी ऑरेंज जंप सूट में खड़ा है। पैरों में उसके बेड़ियां हैं और उसकी बीवी के सर पर पट्टी बंधी हुई है क्योंकि रेड में उसके सर पे चोट लगी थी। जज उससे पूछता है, आर यू निकोलस मडूरो? क्या तुम निकोलस मडूरो हो? और वो आदमी जवाब देता है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला. I consider myself a prisoner of war and I was captured at my home in Caracas. वो कहता है कि मैं वेनेजुएला का सदर हूँ जज साहब, और मैं खुद को एक जंगी कैदी समझता हूँ जिसको उसके घर से, उसके मुल्क के दारुल हुकूमत से अगवा किया गया था, उठाया गया था। दोस्तों, दुनिया ने देखा कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को, एक सॉवरन नेशन के लीडर को अमेरिका किडनैप करके अपनी कोर्ट में घसीट कर ले आता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ मडूरो के बारे में नहीं है, क्योंकि मडूरो बस एक मोहरा था, असली गेम कुछ और है। अमेरिका का जो असली टारगेट है वो कोई और है। और जब तक आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे आप समझ चुके होंगे कि वेनेजुएला का ये पूरा ड्रामा असल में चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेस मूव है और इस खेल में पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। दोस्तों, तो पहले देखते हैं कि मैनहट्टन में, यानी मैनहट्टन की अदालत में क्या हुआ जहां पर मडूरो को पेश किया गया। मडूरो कोर्ट में आता है तो उसका जो वकील है वो कौन है? उसका नाम है बैरी पोलक। ये नाम याद है आपको दोस्तों? ये वही वकील है, वही लॉयर है जो जूलियन असांज का केस लड़ रहा था, मतलब अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल केस लड़ने वाला बंदा। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये बाकायदा तौर पे एक स्ट्रेटजी है। मडूरो ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं वेनेजुएला का प्रेसिडेंट हूं, और जज ने उसके सामने उसके ऊपर जो फर्द जुर्म है वो पढ़ के सुनाई। और फर्द जुर्म में नार्को टेररिज्म कॉन्स्पिरेसी, कोकीन इंपोर्ट करना, मशीन गन्स और फिर तबाहकुन जो डिवाइस है उसका इस्तेमाल। तो मडूरो ने कहा कि मुझे ये चार्जेस अभी तक पता भी नहीं थे, मुझे यहां तक पता नहीं था कि इस कोर्ट में मेरे हुकूक क्या है, मेरे राइट्स क्या है। मैं खुद अपनी इंडाइटमेंट यानी फर्द जुर्म पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, उसकी बीवी सीलिया फ्लोर्स जब वो कोर्ट में आई तो उसे बैठने में मदद चाहिए थी क्योंकि रेड में उसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, पट्टियां लगी हुई थी। अब ज़रा सोचिए, एक फर्स्ट लेडी, खातून अव्वल, एक मुल्क की फर्स्ट लेडी, वो ज़ख्मी हालत में है। कुछ देर पहले तक वो अपने मुल्क पर राज कर रही थी और अब वो एक अमेरिकन कोर्ट के अंदर है। मडूरो का जो बेटा है उसने एक पब्लिक अपील जारी की है। उसने कहा कि डैड, यू हैव मेड ऑल ऑफ अस इन द फैमिली स्ट्रॉन्ग, द होमलैंड इज इन गुड हैंड्स। बाबा, आपने पूरी खानदान को मजबूत बनाया है और आपका जो मुल्क है वो अच्छे और मजबूत हाथों में है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक ड्रग चार्ज के लिए था? क्योंकि मडूरो के सर पे $50 मिलियन की बाउंटी थी, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ वो $50 मिलियन कलेक्ट करने के लिए थे? नहीं दोस्तों, ये बहुत छोटी सोच है। असली कहानी समझने के लिए आपको मैं दुनिया का नक्शा दिखाता हूं। दोस्तों, हुआ ये कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, ये आपको पता है। नहीं, सऊदी अरब से भी बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। और ये ऑयल जाता कहां है? सवाल ये ऑयल जाता है चाइना। जी हाँ, चाइना ने वेनेजुएला को अरबों डॉलर्स के लोन्स दिए हुए हैं। अब बदले में वेनेजुएला उन्हें डिस्काउंट पे ऑयल देता है। ये डील बेसिकली अमेरिका को कभी पसंद नहीं आई क्योंकि चाइना अपनी एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट था, लेकिन वेनेजुएला ने उन्हें एक ऑल्टरनेटिव दे दिया। अमेरिका की अपनी बैकयार्ड में, यानी अमेरिका के पिछवाड़े में बैठ के उसने चाइना को घुसा लिया। अब एक इंफोग्राफिक आपको मैं दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दोस्तों, वेनेजुएला, नाइजीरिया, बाबल मंदाब। अब बाबल मंदाब एक ऐसी जगह है जो यमन और सोमालीलैंड के बीच में आती है, और फिर आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये आता है ईरान के साथ, जो बहरे हॉर्मज है जिसको चाइना इस्तेमाल करता है। चाइना के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त जो मकसद है वो क्या है। हर उस रूट को कंट्रोल करना है जहां से ऑयल ट्रेड गुजरती है, जहां से दुनिया की ट्रेड गुजरती है। इसलिए अगर आप नोट करें तो हर उस जगह पे जहां पे ऐसे रूट्स मौजूद हैं वहां इंस्टेबिलिटी है। सऊदी अरब ने यमन पे दोबारा हमले करने शुरू कर दिए, उधर से अमेरिका ने वेनेजुएला को पकड़ लिया, उधर से चाइना ताइवान पर हमला करने की सोच रहा है। दोस्तों, बेसिकली ये जो चाइना की एनर्जी सप्लाई चेन है और अमेरिका हर एक पॉइंट पर अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर रहा है। वेनेजुएला अब डायरेक्टली अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है, मडूरो हटा दिया गया। नाइजीरिया, वो अफ्रीका का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, वो इस वक्त वेस्टर्न अलाइनमेंट में आ चुका हुआ है। फिर आते हैं बाबल मंदाब,
यमन की जंग आपको पूरी की पूरी याद है। हौसियों को सऊदी अरब क्यों मार रहा है? इसीलिए कि ये जो स्ट्रेट है ये दोनों तरफ से कंट्रोल हो सके। सोमाली लैंड से डील हो गई है, जो जुनूबी यमन का हिस्सा है वो इस वक्त सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में आ चुका हुआ है। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर। ईरान के पास है बहरे हॉर्मस, अगर ईरान ये बंद कर देना तो चाइना की इकोनॉमी रुक जाती है। अमेरिका इंसुलेटेड है क्योंकि उसके पास अपने ऑयल रिजर्व्स हैं और अब वेनेजुएला का ऑयल भी पोटेंशियली उसके हाथ में आ चुका हुआ है। तो अब जरा आप इस बात को समझ पाए, आप ये मडोरो के बारे में नहीं है, ये चाइना को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल करने के लिए, उसका गला दबाने करने का एक प्लान है। एनर्जी के बिना कोई भी सुपर पावर सर्वाइव नहीं कर सकती। अमेरिका ने यूक्रेन में रशिया को फंसाया, अब लैटिन अमेरिका से चाइना को टारगेट कर रहा है। एक एनालिस्ट की मैं स्टोरी पढ़ रहा था, उसने लिखा कि द इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला इज अ डायरेक्ट प्रोवोकेशन ऑफ चाइना डिजाइन टू मेक इट लुक लाइक चाइना शॉट फर्स्ट। यानी वो लिखता है कि बेसिकली जो वेनेजुएला पर हमला है ये वेनेजुएला पर हमला नहीं, ये चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश है। और चाइना का जो रिस्पांस नहीं आया उससे दुनिया ने ये देख भी लिया कि चाइना के पास फिलहाल अमेरिका को आंखें दिखाने की कुव्वत नहीं है। तो बिल्कुल वही प्लेबुक है जो रशिया के साथ हुई थी दोस्तों। अब सवाल यह है कि चाइना ने आखिर किया क्या? ऑनेस्टली ज्यादा कुछ नहीं कर सका चाइना। द इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा मैगजीन है, वो लिखता है कि चाइना का सपोर्ट मडोरो के लिए लार्जली रेटोरिकल था, यानी सिर्फ लफ्जी जुबानी था, मतलब बातें थी, स्टेटमेंट्स दिए गए। लेकिन जब अमेरिका ने एक्चुअली एक्शन लिया तो चाइना ने मिलिट्री इंटरवेंशन, फौजी मदाखलत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि चाइना अभी तक रिस्क अवॉइड कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी है सब्र, पेशेंस, इकोनॉमिक पावर को बिल्ड करो, फौजी ताकत बड़ी खामोशी से एक्सपैंड करो, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचो। लेकिन इस बार उनके हाथ बंधे नजर आ रहे हैं दोस्तों। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने कहा है कि वो रेडी टू डिफेंड पीस, यानी वो लैटिन अमेरिका के अंदर पीस लाने के लिए लड़ने को तैयार है। उनके वॉरशिप्स वो जो है वो वेनेजुएला ऑयल टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, यानी यहां तक चाइना बयान दे रहा है। सोचिए, चाइनीज वॉरशिप्स कैरेबियन सी में है और अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे। यह पहली बार होगा कि चाइना इतना अग्रेसिव पोस्चर ले रहा हो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ग्लोबल साउथ के बहुत से मुल्क ये देख रहे हैं, उनके लिए यह सर्वाइवल का सवाल है। अगर अमेरिका एक प्रेसिडेंट को यूं उठा सकता है दोस्तों, तो कल किसी और को भी उठा सकता है। ये मुल्क अब चाइनीज अम्ब्रेला की तरफ देख रहे हैं, वो चाइना की छतरी के नीचे आना चाह रहे हैं। और यहां पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाइना डिलिबरेटली अमेरिका को एक्सपोज होने दे रहा है। जितना ज्यादा अमेरिका एग्रेसिव होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी पूरी दुनिया में इन अ लॉन्ग टर्म। और यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल इसी वक्त 4 से 6 जनवरी के दौरान ट्रंप ने ग्रीनलैंड के बारे में स्टेटमेंट्स दिए। कहा कि ग्रीनलैंड सो स्ट्रेटेजिक, इतना स्ट्रेटेजिक है रशिया और चाइना के खिलाफ। डेनमार्क की वार्निंग्स को ट्रंप जो है वो इस वक्त डिसमिस कर रहा है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ग्रीनलैंड क्या है, अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है, डेनमार्क का उस पर क्या हक है जो वो बार बार क्लेम करता है। ग्रीनलैंड मैं आपको एक मुख्तसर बता देता हूं, वो बर्फ का एक टुकड़ा है जो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन डेनमार्क से बहुत दूर है और अमेरिका के बहुत करीब है। अमेरिका उसे कंट्रोल करना चाहता है। क्यों कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि आर्कटिक में मैसिव ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी नायाब पत्थर वहां पे। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, नए शिपिंग राउट्स खुल रहे हैं जो चाइना यूज करना चाहता है। यूरोपियन लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। डैनिश प्राइम मिनिस्टर मीट फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि एनी अटैक ऑन ग्रीनलैंड मींस द एंड ऑफ नेटो, यानी यूरोप कह रहा है कि अगर ग्रीनलैंड पे अटैक हुआ तो जो नेटो का इत्तेहाद है वो खत्म हो जाएगा, नेटो का एंड। एक नेटो एलाई ये कह रहा है अगर अमेरिका ने ये किया तो नेटो खत्म हो जाएगा। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, आप समझ पाए? अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों को धमका रहा है। वेनेजुएला में सॉवरेनिटी वायलेट की उसने वेनेजुएला को हमला किया, अब वो ग्रीनलैंड पर नजर जमाए हुए। यूरोप में लोग कह रहे हैं कि शायद वक्त आ गया है कि अमेरिका को नेटो से निकाला जाए। पोल्स के मुताबिक ग्रीनलैंड या ग्रीनलैंडर्स खुद एनेक्सेशन के खिलाफ हैं, इल्हाक के खिलाफ हैं। वो आज़ादी चाहते हैं अगर उनको ऑप्शन मिले, लेकिन अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे।
तो अब आप जरा पिक्चर को समझिए। साउथ में वेनेजुएला कैप्चर हो चुका है, नॉर्थ में ग्रीनलैंड पर नजर है, ईस्ट में यमन, सोमालीलैंड, उसके जो समंदरी रास्ते हैं उस पर कंट्रोल है, और मिडिल ईस्ट में ईरान पर प्रेशर है। ये अंपायर बिल्डिंग है, ये 21st सेंचुरी स्टाइल है एक अंपायर के, ग्लोबल अंपायर के बिल्ड करने का। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है दोस्तों, और वो है इंटरनेशनल लॉ। यूएन चार्टर ये कहता है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी वॉयलेट नहीं कर सकता। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप किया, अपनी कोर्ट में घसीट कर लाया। ये हिस्ट्री में पहले भी हुआ है। 1989 में पनामा के जो न्योरेजा, उसके प्रेसिडेंट का नाम था न्योरेजा, उसको उठाया गया था, लेकिन वो भी कंट्रोवर्शियल था। और अब सोशल मीडिया के ज़माने में जब पूरी दुनिया देख रही है, ये एक नया लेवल है भाई। मडोरो का जो वकील है वो मिलिट्री एब्डक्शन चैलेंज फाइल करेगा, हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी इन्वोक करेगा, यानी क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट है, वो एक सरबराह है मुल्क का, लिहाजा उसको इम्यूनिटी हासिल है, जैसे एक ज़माने में प्रेसिडेंट जरदारी को थी। लेकिन ऑनेस्टली अमेरिकन कोर्ट्स में अमेरिकन रूल्स चलते हैं, रिजल्ट क्या होगा ये आपको पता ही है। तो असली सवाल नाज़रीन यहां पर ये है, अगर अमेरिका ये कर सकता है तो कल किसी भी लीडर के साथ ये हो सकता है, किसी भी मुल्क के साथ ये हो सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं उन्होंने कंडेम किया, लेकिन कंडेम करने से क्या होता, रेजोल्यूशन पास हो जाएंगी, उससे क्या होगा। ये वो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं दोस्तों। रूल्स उन पर होते हैं जो कमजोर हैं, ताकतवर अपने रूल्स खुद बनाते हैं। तो दोस्तों अब सवाल है कि आगे क्या होगा। मैं आपके सामने कुछ सिनारियोज रखता हूं। सिनारियो नंबर 1, वेनेजुएला में अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट आती है, ऑयल डील्स रिस्ट्रक्चर होती हैं, चाइना का एक्सेस खत्म हो जाता है या लिमिटेड हो जाता है, स्टेटस को फॉर अमेरिका। सिनारियो नंबर 2, चाइना अग्रेसिव पोस्चर लेता है, नेवल प्रेजेंस बढ़ाता है कैरेबियन सी के अंदर, कोल्ड वॉर स्टाइल स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सिनारियो नंबर 3, ग्लोबल साउथ कंट्रीज वो चाइना रशिया की तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी वो चाइना की मदद लेते हैं। ग्लोबल साउथ की बात कर रहा हूं मैं आपको, खासतौर पे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो चाइना के अम्ब्रेला में जाना पसंद करते हैं। ब्रिक्स और मजबूत होता है, डॉलर की जो हेजेमनी, जो आमरीत है वो चैलेंज होती है, और लॉन्ग टर्म अमेरिकन डिक्लाइन एक्सेलरेट हो जाता है, यानी अमेरिका का जो जवाल है उसमें तेजी आ जाती है। सिनारियो नंबर 4, डायरेक्ट कन्फर्ट्रेशन। ये सबसे डेंजरस खतरनाक है। अगर चाइनीज बहरी जहाज, जंगी जहाज और अमेरिकन शिप्स कैरेबियन में फेस ऑफ करती हैं, आमना सामना करते हैं, एक मिस कैलकुलेशन और दुनिया पूरी की पूरी जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 में झोंक दी जाएगी। और अब पाकिस्तान इस सब में कहां खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान चाइना का इत्तेहादी है, सीपैक हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका से भी टाइज रखता है, और अब तो और मजबूत हो गए हमारे ताल्लुकात ट्रंप के साथ। ये एक टाइट रोप वॉक है, जितना ये यूएस चाइना राइवलरी इंटेंस होगी उतना पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल हो जाएगा, यानी हमारे लिए बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों असली कहानी। मडोरो का ट्रायल एक तमाशा है, असली गेम एनर्जी कंट्रोल की है। चाइना की सप्लाई लाइंस कट करने का एक प्लान है, और 21वीं सेंचुरी में ये एम्पायर्स जो है वो ऑयल वेल से नहीं, यानी ऑयल तेल के कुओं से नहीं, ये चोक पॉइंट से बनते हैं। पहले था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल है, तेल के कुएं हैं, वो बदमाश है। अब जिसके पास वो रस्तों पर कब्जा है जहां से तेल की दरामद या बरामद होती है, वो बड़ा बदमाश है। शिपिंग लेन्स जो है उससे ताकत बनेगी कि किसके पास ज़्यादा रूट्स। अमेरिका ये सब जानता है, इसीलिए वेनेजुएला, इसीलिए ग्रीनलैंड, इसीलिए यमन और इसीलिए ताइवान के आसपास वो नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। तो दोस्तों चाइना का जवाब क्या होगा? क्या यूरोप अमेरिका से अलग होगा? क्या ग्लोबल साउथ अपना रास्ता बनाएगा? ये मैं नहीं जानता, और डेफिनेटली कोई भी नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि दुनिया बदल रही है। वो कवानीन जिन्होंने 1945 के बाद दुनिया चलाई वो टूट रहे हैं, वो रूल्स अब टूट रहे हैं, और नए रूल्स वो ताकत से लिखे जा रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अमेरिका सही कर रहा है चाइना को कंटेन करने की कोशिश में? क्या अमेरिका अपनी ताकत को सही इस्तेमाल कर पाएगा, या ये सब एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है? और अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी जियोपॉलिटिकल इनसाइट्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको नहीं मिलती है हम देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।